एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हमारा चैप्टर चल रहा था जर्नल एंट्री का और जर्नल एंट्री का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। और आज के इस चैप्टर में हम करने चाह रहे हैं, इस क्लास में हम करने चाह रहे हैं ट्रू फॉल्स एमसीक्यू और चैप्टर एंड में जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स से। सबसे पहला क्या कह रहा है, इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। क्या ये इक्वेशन जो हमें दी गई है वो सही है या नहीं। देखो इक्वेशन होती क्या है, इक्वेशन होती है एसेट इक्वल इक्विटी प्लस लायबिलिटी, राइट। यानी कि एसेट को हम लिख सकते हैं फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट इक्वल इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी लिखा जा सकता है। एफ इज फिक्स्ड एसेट, सी इज करंट एसेट, ई फॉर इक्विटी, एलटीएल फॉर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड सीएल फॉर करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। तो आप इसको अगर इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, करंट लायबिलिटी को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा करंट लायबिलिटी, क्या बचेगा इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो यही तो आपका ये बोल रहा है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल फिक्स्ड एसेट करंट एसेट्स एंड माइनस करंट लायबिलिटीज। यस, तो स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉर एन एंटिटी, किसी एंटिटी के लिए डेटर विल बी रिसीवर, डेटर रिसीवर होता है आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स। देखो डेटर रिसीवर होता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। कब होता है, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जब आप सामान बेचते हो उस वक्त वो रिसीवर है, क्योंकि वो आपसे वो सामान या वो गुड्स खरीद रहा है ना। लेकिन आफ्टर द सेल, जब आपने उसको सामान बेच दिया तो डेटर क्या हो जाता है, गिवर हो जाता है, क्योंकि उससे आपको पैसे लेने होते हैं, तो डेटर विल बी हो जाएगा, है ना, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो डेटर विल नॉट बी द रिसीवर बल्कि द क्या हो जाता है, हमारा गिवर हो जाता है। क्या हो जाता है, गिवर हो जाता है आफ्टर द सेल। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला है, द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स स्टेट दैट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स ही है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, और ये क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो गलत है ना, एक्सपेंस या लॉसेस हम सब डेबिट होते हैं। जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक। जर्नल प्रॉपर को सब्सिडरी बुक कहते हैं। यस इट्स ट्रू। हम सब्सिडरी बुक का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इन चीजों को और डीप में पढ़ लेंगे, वहां पे समझ। बेसिकली जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, एक ही तरह की एंट्रीज जो होते हैं, सेल की एंट्री तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, इस तरीके से होता है। तो इट्स समथिंग लाइक अ सब्सिडरी बुक। हम इसको आगे बढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स, इट्स फॉल्स। मॉडर्न रूल से याद करोगे तो बहुत आसान है। मॉडर्न रूल में क्या कहा था, कैपिटल लायबिलिटी एंड रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिटेड, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, फिर तो डेबिट कह रहा है, गलत है। परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। यस नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है। ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट, जितने भी आपके पर्सनल और रियल अकाउंट होते हैं वो पीएनएल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रू और फॉल्स, पर्सनल एंड रियल अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। पर्सनल एंड रियल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। पर्सनल अकाउंट फॉल्स। पीएनएल में कौन से जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में आपके जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। कौन से अकाउंट जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल द पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। जो एसेट साइड होती है बैलेंस शीट की, उसमें सारे पर्सनल अकाउंट्स और साथ ही साथ नॉमिनल अकाउंट आते हैं। पर्सनल अकाउंट अब तो फिर भी ठीक था, फिर सिर्फ एसेट साइड ही तो नहीं आते, क्रेडिट साइड भी आते हैं ना पर्सनल अकाउंट कुछ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और नॉमिनल अकाउंट तो कभी बैलेंस शीट में आता ही नहीं, नॉमिनल अकाउंट कभी बैलेंस शीट में आता ही नहीं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। यस ये ट्रू है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस को।
जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू, इसको ये ट्रू है क्योंकि जर्नल में हम सबसे पहली बार एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनली फर्स्ट टाइम, तो जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। चलिए ट्रू फॉल्स होगा, इधर आते हैं। एमसीक्यू क्या कहते हैं? रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, आपने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, इसको आप क्रेडिट करोगे, किस अकाउंट में क्रेडिट करोगे? तो भैया जब आप रेंट पे करते हो लैंडलॉर्ड को तो एंट्री क्या डालते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हो? कैश अकाउंट में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन केस डेट बिकमिंग बैड, आपके जो डेटर थे वो बैड हो गए, तो अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, अमाउंट कहाँ क्रेडिट करोगे? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में, बैड डेट अकाउंट में, या कैश अकाउंट में, कहाँ करोगे क्रेडिट? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ क्रेडिट करोगे? देखो एक बात बताओ, आपके मान लो पहले डेटर थे 1000 रुपए के, ठीक है, और इस 1000 रुपए में जो आपके 1000 रुपए के जो डेटर थे उसमें से आपके बैड डेट हो गए, है ना, क्या हो गए? बिकमिंग बैड हो गए। आपके बैड डेटर कितने के हो गए? आपने माना कि हमारे जो 100 रुपए के डेटर है वो क्या हो गए? बैड हो गए। तो आपको किसको क्रेडिट करोगे? डेटर को क्रेडिट करोगे ना, क्योंकि आपको डेटर को क्या करना है? कम करना है, क्योंकि आपको डेटर को क्या करना है? कम करना है। तो किसको क्रेडिट करोगे? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को। चलिए अगला क्या है? ए लिमिटेड हैज ₹35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन, यानी ए लिमिटेड को मोहन से 35,000 रुपीज लेने हैं। ऑन जनवरी 2022, जनवरी 2022 में क्या हुआ? मोहन ऑफ 21,000 टू ए लिमिटेड, मोहन ने पार्शियल पेमेंट कर दी 21,000 की, और जनरल एंट्री आपने डाली जनवरी 22 में, बाय ए लिमिटेड रिकॉर्ड की गई। टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स, जर्नल एंट्री जब 22 जनवरी को ए लिमिटेड ने रिकॉर्ड करी तो उसने क्या किया होगा? अ क्रेडिट टू द कैश रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट किया होगा कैश अकाउंट को। क्रेडिट तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें ये 21,000 क्या हुए हैं? रिसीव हुए हैं, ठीक है, यानी कैश रिसीव हुआ है, हमने रिसीव क्या किया है? कैश रिसीव किया है। और हमें ये पता है कि कैश एक असेट होता है, और जब असेट बढ़ती है तो उसको तो हम डेबिट करते हैं, तो क्रेडिट तो नहीं कर सकते, गलत, ठीक है। अब क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, यस, ये आपका सही है। डेबिट टू द कैश अकाउंट ऑफ 14,000, भैया 21,000 मिले, 14,000 से क्यों डेबिट करेंगे? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। देखो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता दूं, जब आपने सेल की होगी बच्चों तो क्या एंट्री डाली होगी? जब आपने सेल की होगी तब आपने एंट्री डाली होगी अकाउंट रिसीवेबल, तब आपने लिखा होगा अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री कर दी होगी, ठीक है, 35,000 से, राइट। अब आपको 25,000 का कैश मिला, सॉरी 21,000 का कैश मिला, बेसिकली आपके रिसीवेबल क्या हो गए? कम हो गए। तो आप क्या एंट्री डालोगे? भाई हमारे पास कैश आ गया, तो कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया टू अकाउंट रिसीवेबल, तो आप किसको क्रेडिट कर रहे हो? अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे, कितने से? 20,000 से, ठीक है, ये एंट्री होगी आपकी। अगला क्या है? विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? असेट इक्वल लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, इनकम स्टेटमेंट, वहां तो क्या आता है? इनकम आती है, एक्सपेंसेस आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में तो ये बताया जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या कैश रिसीव किया और क्या पे किया। सिर्फ बैलेंस शीट है, आपकी बैलेंस शीट है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो कैसे बनाते हो? आप ऐसे बनाते हो ना बैलेंस शीट, यहाँ पे आपके असेट्स आते हैं, राइट, यहाँ आपके कैपिटल आते हैं, प्लस आपकी लायबिलिटीज आती हैं, तो आपकी क्या हो जाती है? जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो प्रूव हो जाती है, ठीक है। अब आपको फिफ्थ है, विच अकाउंट इज ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा अकाउंट ऑड वन आउट है, मतलब
इस ग्रुप में नहीं बैठता। ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, ठीक है। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ये भी फिक्स एसेट है। इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल ये नहीं बैठता है क्योंकि ये फिक्स एसेट नहीं है, ये क्या है, ये आपका करंट एसेट्स है, ठीक है। अगला, अ डेट रिटन ऑफ एज अ बेड, कोई डेट था जिसको आपने रिटर्न ऑफ कर दिया था, इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, वो क्या हो गया, बाद में रिकवर हो गया, बाद में क्या हो गया, रिकवर हो गया, उससे पैसे मिल गए, तो अब आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे बैड डेट रिकवर अकाउंट को, क्रेडिट करोगे ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को, या डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्या करोगे। देखो, जब आपने राइट ऑफ किया होगा बच्चों, बैड डेट को राइट ऑफ किया होगा, तो आपने एंट्री क्या कर दी होगी, आपने पीएनएल अकाउंट में डाल दिया होगा ना, उत्ते से पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, उत्ते से आपने डाल दिया होगा। अब वो बैड डेट रिकवर हो गया, तो जितने के बैड डेट आपने पहले मान लिया था पैसा नहीं मिलेगा, मुझे मिल गया है ना, तो उसको अब क्या करोगे, पहले तो आपने उसको डेबिट कर ही दिया था ना बैलेंस शीट में, अब उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, ठीक है। 7 इन डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम में हर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या इफेक्ट करता है, 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करता है, ये तो अब हम ऐसे ही बता देंगे ना। अ सेल ऑफ गुड्स टू राम, आपने गुड्स बेचे राम को, किसमें, कैश में, डेबिट किसमें करोगे, ऐसे बात तो सेल की एंट्री क्या होगी, कैश में, आपने सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू या सेल, कैश टू सेल की होगी तो आपने क्या डेबिट करोगे, हाँ कैश अकाउंट को डेबिट करोगे। इस तरह से आपके सारे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू हो गए कंप्लीट। अब आपका आता है थ्योरी क्वेश्चन, आपको शॉर्ट नोट लिखना है क्लासिफिकेशन में। अब क्लासिफिकेशन में आप मॉडर्न अप्रोच से भी लिख सकते हो और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी लिख सकते हो। अगर मॉडर्न अप्रोच से लिखोगे तो अकाउंट को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, असेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट, फिर उनको एक्सप्लेन करोगे। और अगर मॉडर्न अप्रोच से लिखोगे तो अकाउंट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, फिर पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन और इम्पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन आप डिस्क्राइब कर दोगे। आपको डिफरेंस बताने रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो बहुत आसान है, आपको पता है रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आप उससे डिफरेंस बता दोगे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देती हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं ABCD लिखूंगी। एक आपका ट्रेडिशनल है और दूसरा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, मैं सिर्फ अकाउंटिंग लिखूंगा। अब क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स, आपको इन सारे अकाउंट से क्लासिफिकेशन बताने अंडर ट्रेडिशनल और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ट्रेडिशनल में भी और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में भी, दोनों से आपको इसका बताना है, ठीक है। चलो, पहला क्या है, पहला है रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होगा आपका, ट्रेडिशनल अप्रोच से पर्सनल अकाउंट होगा, क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों होगा, हमने पढ़ा था कोई भी एक्सपेंस या इनकम जिसके आगे किसी भी तरह का क्या लगा हो, सफिक्स या प्रीफिक्स, वो पर्सनल होता है, ट्रिक में पढ़ा था। और साथ में रेंट आप किसी न किसी, किसको देना है, ओनर को देना है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो भी क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। ट्रिक से जाओ तो भी और ऐसे जाओ तो भी, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से परस्यू करूं, क्या होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग, आपको पैसे देना है, तो क्या होगा, लाइबिलिटी, राइट। बी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, असेट है, और असेट्स क्या होते हैं, आपके रियल अकाउंट होते हैं, तो ये रियल हो गया, और यहाँ पे तो असेट का असेट ही रहेगा, ठीक है। सेल्स, ट्रेडिशनल अप्रोच में सेल्स कौन से अकाउंट होते हैं, पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं ना, इनकम को बताते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, नॉमिनल, ठीक है। और अकाउंटिंग में ये रेवेन्यू अकाउंट में क्लासिफाई होते हैं, ठीक। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट किसका होता है, वो व्यक्ति जिसने उसको करवाया है, ओनर ने, एम्प्लॉइज ने, आपने, मैंने, किसी न किसी व्यक्ति ने कराया होगा, या किसी न किसी एंटिटी ने कराया होगा, किसी पार्टनरशिप फर्म का होगा, LLP का होगा, है ना। तो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी पर्सन को, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, तो ये क्या है, आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और अगर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से देखा जाए तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, असेट होता है,
इसलिए हम इसको क्या किसमें क्लासीफाई करेंगे, असेट अकाउंट में। कैश, कैश की अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल अप्रोच से तो कैश आपकी असेट है, इसलिए रियल अकाउंट है, और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से ये असेट है तो असेट में ही क्लासीफाई होगा। ठीक है। एफ, बैड डेट। बैड डेट क्या है, आपके डेटर्स जिससे आपको पैसा मिलना था अब वो उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक तरह का आपका खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। और अकाउंटिंग इक्वेशन से एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी। कैपिटल पे तो इतना डिस्कशन कर सके, ट्रेडिशनल अप्रोच से पर्सनल है और अकाउंटिंग इक्वेशन से तो कैपिटल ही है। ठीक है। एच, सेल्स टैक्स पेबल। एच क्या है, सेल्स टैक्स पेबल। आपको क्या करना है, सेल्स टैक्स पे करना है। ठीक है। तो ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। ट्रिक याद है, कोई भी एक्सपेंस सफिक्स प्रीफिक्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और पेबल है तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से लायबिलिटी। उसके बाद आई, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ने किसी पर्सन या एंटिटी जिसको आपने सामान बेचा है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से पर्सनल अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच से तो असेट ही रहेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपके क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना, खर्चा है। ठीक है। तो यहाँ तो नॉमिनल में क्लासीफाई होगा और इधर एक्सपेंस में ही क्लासीफाई होगा। ड्रॉइंग, आपने क्या किया, कुछ पैसे ड्रॉ कर लिए, कुछ निकाल लिया, तो किससे रिलेटेड है, ये कैपिटल से रिलेटेड है, तो इसके यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पर क्या किस में अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये आपका हो गया पूरा क्लासिफिकेशन जो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। राइट। चलो क्वेश्चन 2 करने से पहले मैं चाहती हूं हम करें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट। क्या करना है, मिसिंग अमाउंट को कैलकुलेट करना है। आपको असेट्स दिए हैं, लायबिलिटीज दी हैं और कैपिटल दिया। ठीक है। 3 चीजें दी हैं और तीनों में हर जगह एक ना एक चीज मिसिंग है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लगाना है, मिसिंग फिगर निकालने के लिए आपको लगाना है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, वो होती है असेट इक्वल इक्विटी प्लस लायबिलिटी। बस यही लगाना है। अगर मैं ए की बात करूं, ए में आपको असेट दिया 15 लाख। ठीक है। 15 लाख की असेट्स है, इक्वल इक्विटी, इक्विटी का मतलब है कैपिटल, प्लस लायबिलिटी कितने की दी है, 2,50,000 की। इक्विटी निकालो, कैसे निकालोगे, 15 लाख माइनस 2,50,000 करो, कितना आएगा आंसर, 15 में से 2 गया 13, 13 में से 50 गया 12,50,000। राइट। चलो हो गया। इसी तरीके से यहां आपको बी में बात कर रही हूँ, बी में आपको क्या निकालना है, असेट निकालनी है। राइट। आपको क्या क्या दिया हुआ है, लायबिलिटी दी हुई है 1,50,000 एंड प्लस इक्विटी दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 75,000। जोड़ो जरा कितना होगा, 2,25,000 टोटल कर लेना भाई। हाँ 2,25,000 क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। राइट। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपको असेट दी हुई है, लायबिलिटी दी हुई है, यानी असेट दी है और कैपिटल दिया है, लायबिलिटी निकालनी है, निकाल लोगे कि नहीं। 14,50,000 में से 13,70,000 माइनस करो, कितना आएगा, 40,50,000 में से 13,70,000 माइनस करो, कितना आएगा, 75,000 करीब आएगा आई थिंक। करो करो, बोला था 75,000 आएगा। ठीक है। अच्छा अब मैं डी और बता देती हूँ। डी में आपको क्या क्या गिवन है, असेट गिवन है 57 लाख, वेरी गुड, इक्वल इक्विटी कैपिटल आपको निकालना है, प्लस लायबिलिटी आपको गिवन है -2,80,000। क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा बॉड मास का रूल या बाकी सारे सवालों में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। इक्विटी प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2,80,000
इक्विटी निकालोगे, मैं कॉमेंट नहीं करना चाहती, पता नहीं, 57 लाख प्लस माइनस का इक्वल कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 2,80,000 प्लस का हो जाएगा, इक्वल इक्विटी ऐड करो 57 प्लस 2 59, ये कितना हो जाएगा 59,80,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था, अकाउंटिंग इक्वेशन में वैल्यूज रखनी थी और निकालनी थी, हमने कर लिया। आओ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, 4 नहीं, पहले 5 करते हैं। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पे सवाल करके आ रहे हैं तो हम उससे पहले 5 करते हैं। ठीक है, ये वाला क्या कह रहा है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। हाँ, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बाय मिस्टर गोपी, जो ईयर एंड 31 मार्च 2022 को पर्टेन करती है। फाइंड द अननोन्स शोइंग द कंप्यूटेशन टू सपोर्ट योर आंसर। आपको मिसिंग फिगर निकालनी है। मिसिंग फिगर किस किस चीज की है ये देख लो। मिसिंग फिगर है ट्रेड रिसीवेबल की, मिसिंग फिगर है लोन्स की, मिसिंग फिगर है क्लोजिंग कैपिटल की, और मिसिंग फिगर है कैश की। ये आपकी मिसिंग फिगर दी हुई है, राइट। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, ड्यूरिंग द ईयर जो सेल्स थे वो 15,55,000 थे, जिसमें से 15 लाख रुपीस के कैश रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, जो सबसे आसान चीज यहाँ पे निकालने के लिए क्या है, वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपने सेल्स कितने की थी 15,55,000, यानी कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे, टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे जो आपने सेल करी थी उसकी वजह से। ठीक है, वो थे 15,55,000, राइट। इसमें से आपने कैश रिसीव कितने का कर लिया, कैश रिसीव कर लिया 15 लाख का, तो कितना बचा 55,000 रुपीज, राइट। कितना बचा 55,000 रुपीज। तो ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने आ गए, ये तो आ गए 55,000, सबसे आसान था। ठीक है, अब देखो आगे आगे देखो होता है क्या। आपको दिया क्या क्या है, मशीनरी 12 लाख, अकाउंट पेबल, अच्छा मेरे को साथ साथ बताते जाना क्या असेट साइड पे है और क्या लाइबिलिटी साइड पे है। मशीनरी असेट है, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, इन्वेंट्री असेट्स है, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, यानी क्या दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ इक्विटी प्लस लाइबिलिटी का टोटल कितना 14,50,000। ठीक है, कैश ये भी असेट साइड, बैंक असेट है, ट्रेड रिसीवेबल असेट, लोन लाइबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल लाइबिलिटी ही है, ओपनिंग कैपिटल लाइबिलिटी, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द, जाता किसमें है, अच्छा इसको ना लाइबिलिटी मत बोलो, क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, ये क्या है कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, लॉस जो आपने इंकर किया वो भी किसका पार्ट, किस में ट्रांसफर करते हो, कैपिटल में, एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, ये भी कैपिटल। ठीक है, राइट, समझ इतनी बात क्लियर है। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपको क्या गिवन है, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल। ठीक है, यानी आपको गिवन है इक्विटी प्लस लायबिलिटी कितना है 14,15,000 गिवन है, यानी हमें ये पता है असेट इक्वल क्या होता है इक्विटी प्लस लायबिलिटी, तो असेट भी कितना हो जाएगा, अगर इक्विटी प्लस लायबिलिटी 14,15,000 है तो टोटल असेट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल असेट्स कितनी हो जाएंगी 14,15,000, राइट। अब जरा मुझे बताओ इस टोटल असेट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, इस टोटल असेट्स में क्या क्या इंक्लूडेड, इसको यहीं छोड़ दो। अगर मैं टोटल असेट्स की बात करूं तो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें मशीनरी है 12 लाख की, ठीक है, प्लस उसमें इन्वेंट्री है 60,000 की, ठीक है, उसमें कैश जो कि हमें पता नहीं है निकालना है, ठीक है ना, चलो अभी कैश को छोड़ देते हैं, जो हमें पता वो लेते हैं, ठीक है, प्लस बैंक कितने का है 80,000, प्लस ट्रेड रिसीवेबल
है ना। ये आपने निकाल ही लिए हैं ट्रेड रिसीवेबल, कितने हैं 55,000। जरा इनको टोटल करो कितना होता है, 12,60,000 प्लस 80,000 प्लस 55,000, 12 lakh प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 55,000 कितना है, ये है 13,95,000। ठीक है ना। यानी कि आपका टोटल एसेट्स कितना होना चाहिए, 14,15,000 का, और कितने का है 13,95,000 का। इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, इसमें कैश इंक्लूडेड नहीं है ना, कैश इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कैश इंक्लूड करोगे तो इसका टोटल कितना बन जाएगा 14,15,000। तो कैश निकालने के लिए क्या करोगे, कैश निकालने के लिए क्या करोगे, कैश आपका क्या है बैलेंसिंग कर है, 14,15,000 माइनस 13,95,000 माइनस कर लो, आंसर आना चाहिए 20,000। तो कैश भी आपका कितना आ गया, कैश भी आपका आ गया 20,000। ओके, कैश आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब आपका बचा है लोन और क्लोजिंग कैपिटल। क्या बचा है, लोन और क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, क्योंकि भाई हमें ये पता है, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि इक्विटी प्लस लायबिलिटी हमको पता है और हम यहां से निकाल लेंगे, लेकिन बच्चों आपको साथ में क्लोजिंग कैपिटल भी तो नहीं पता है। पता है क्या क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता ना, तो पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल। जैसे क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे आपको इक्विटी की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद आप लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल होता है आपका ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर आपने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो माइनस अगर आपने कोई कैपिटल निकाली है, ड्राइंग्स कोई करी है, ठीक है, उसके साथ ही प्लस करोगे अगर प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और माइनस करोगे अगर लॉस है। तो हमें यहां पे क्या क्या देखो, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल तो 10 लाख की है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने की करी है, 1 लाख की कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। कोई ड्रॉइंग है नहीं, प्रॉफिट है नहीं, हमें तो लॉस हुआ था ड्यूरिंग द ईयर कितने का 35,000 का, कितने का 35,000 का। तो 11 लाख में से 35,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10,65,000 आएगा, ठीक है। तो अब आप आराम से लायबिलिटीज निकाल सकते हो, लोन्स निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है इक्विटी प्लस लायबिलिटी कितना है 14,15,000, राइट। और इक्विटी कितनी निकाल ली आपने, इक्विटी आपने निकाल ली 10,65,000, ठीक है, प्लस लायबिलिटी इक्वल 14,15,000। तो लायबिलिटी इक्वल 14,15,000 माइनस 10,65,000, निकाल लो कितना आएगा 60 प्लस 4,80,000, ठीक है, कितना आएगा 4,80,000। तो आपके लोन कितने के हैं, लोन आपके हैं 4,80,000 रुपीज, ठीक है, कितने के हैं 4,80,000 रुपीज। कहाँ गया लोन अमाउंट, ये रहा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4,80,000 रुपीज, ठीक है। बहुत सिंपल था। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि मुझे क्या दिया है, फिर उससे मैं पहले क्या निकाल सकता हूँ क्या। अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है, अगर आपने सही तरीके से एनालाइज कर लिया तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। तो आप सबसे पहले देखोगे क्या क्या गिवन है, राइट। बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट। चलो अब हमने
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि जनरल एंट्रीज के जो क्वेश्चन है वो हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है सो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज, डिक्रीज एंड नो चेंज ऑन द असेट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज, कोई भी चेंज होगा किस पे, याद रखना असेट्स, ऑन द असेट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, असेट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, परचेज की ऑफिस फर्नीचर एंड पेमेंट टू बी मेड नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ पेमेंट करोगे, आप अभी की बात करो, ठीक है। आप जब फर्नीचर परचेज करके ला रहे हो तो आपकी एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। एसेट्स आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो एक अलग बात है कि आप उसकी पेमेंट कब करोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आप पेमेंट कब करोगे। अभी तो आपकी एसेट्स क्या हो रही है, कहाँ गया, आपकी एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विस, आपने रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करी और उसके लिए कैश कलेक्ट किया, तो असेट्स अगेन क्या हो गई, इंक्रीज, क्योंकि कैश आपके पास आया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने उधार पे सामान बेचा, क्या हुआ, आपने उधार पे सामान बेचा, क्या होगा बताओ। अच्छा, जब आप उधार पे सामान बेचोगे तो क्या होगा, ठीक है। उधार पे सामान बेचने पे क्या होता है, आपके पास से, आपके पास क्या आएंगे, डेटर्स आएंगे, और हाँ तो बताओ इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज की डिक्रीज, यार बताते नहीं हो जल्दी। हाँ चलो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट करोगे तो डेटर्स आपके पास आएंगे, तो आपका बिजनेस में क्या होगा, इसको आप क्या मानोगे, इंक्रीज, ठीक है। असेट्स आपकी क्या होंगी, इंक्रीज, वैसे ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे मेरा मानना ये है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट पे कि असेट्स पे खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी असेट्स इंक्रीज होंगी। रीजन इज दैट, फिर कुछ लोगों के बच्चों दिमाग में ये आ सकता है, सी के लिए बात कर रही हूँ। एक बात बताओ, अगर कोई गुड्स था, ठीक है ना, जिसकी कॉस्ट थी मान लो 8,000 रुपीज, आप उसे प्लस प्रॉफिट ऐड करोगे 2,000 का, है ना, मान लो, और 10,000 में बेचोगे, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास से गुड्स जो जाएंगे वो कितने के जाएंगे, 8,000 के गुड्स चले जाएंगे, ये तो चले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके पास 10,000 के डेटर्स आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, आपके एसेट्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैश बाय ओनर फॉर द पर्सनल यूज, जो आपका ओनर था उसने क्या किया, कैश को विड्रॉ कर लिया। कैश जब बिजनेस से जा रहा है, कैश जब वो पैसा निकाल रहा है, तो क्या होगा, कैश का बैलेंस घटेगा और करस्पॉन्डिंगली कोई और एसेट बढ़ रही है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी एसेट्स घटेगी। हायर्ड एन एम्प्लॉय एज सेल्स मैनेजर ऑफ द नॉर्थ विंग, आप एम्प्लॉय को हायर करो, उससे ना तो एसेट बढ़ेगी, उससे ना ही एसेट घटेगी, तो इम्पैक्ट क्या है, 0। रिटर्न गुड्स वर्थ 50,000 रुपीज, ठीक है। आपने क्या किया, आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, आप परचेस करके लाए थे और अब आपने गुड्स लौटा दिए। जब आप परचेस करके जो सामान लाए थे, मान लो आप परचेस करके गुड्स लाए थे 1 लाख के, ठीक है, 1 लाख के आप गुड्स लेके आए थे और इस गुड्स में से आपने 50,000 के गुड्स लौटा दिए, तो क्या होंगे, आपके गुड्स घटेंगे, असेट्स यानी आपकी इन्वेंट्री घटेगी, है ना, तो नेगेटिव साइन, डिक्रीज। One of our debt agreed to pay his dues to Mr. C, who is a creditor of the company, with the same amount being due to him. एक हमारा डेटर था, वो तैयार हो गया कि मैं आपके क्रेडिटर को पे कर देता हूँ, आपको क्रेडिटर को, देखो इसको समझना, हुआ क्या, डेटर को, मेरा एक डेटर है, ठीक है, मेरा एक डेटर है जिस डेटर को मुझे देने हैं 5K, ठीक है, और मेरा एक क्रेडिटर है जिसको मुझे देने हैं 5K, ठीक है। ये एक पर्सन है, ठीक है, कौन है, मान लो ये टोनी है, इसके डेटर है, इसको डेटर से 5K लेने हैं
और क्रेडिटर को 5 के देने हैं, तो मतलब ये डेटर से 5,000 लेगा और फिर क्रेडिटर को 5,000 देगा अपने क्रेडिटर को। तो ये क्या कहता है कि बोलता है अपने डेटर से तुम डायरेक्ट क्रेडिटर को 5,000 रुपए दे दो। ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है बिजनेस में, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ऐसे कंडीशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे आपको ये बताना है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताओ। नहीं पड़ेगा, क्योंकि असेट्स भी रिड्यूस होगा और लायबिलिटी भी, तो नील इम्पैक्ट है। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ मेहता एंड कंपनी, मेहता एंड कंपनी साथ एक एग्रीमेंट में आप एंटर करें कि आप परचेज करोगे रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कंपनी। क्या आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। एग्रीमेंट में एंटर करने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता असेट लायबिलिटी या किसी भी चीज पे, तो ये आपका जीरो रहेगा, नील रहेगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, एग्जाम्स में आता है। आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी आ सकता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ। अब इसके बाद हम करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री से क्वेश्चन आंसर्स, तो ये जो सब है मैं इसको हटा देती हूँ, हम जर्नल एंट्री से क्वेश्चन आंसर्स भी यही करेंगे। और जैसे जर्नल एंट्री से क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होंगे, हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा और जर्नल एंट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेजर, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है लेजर के चैप्टर में। राइट, चलो 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 चलो, ओके 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 ओके, आ जाओ। क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन है, देख बहुत सिंपल रहा है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ गामा। गामा ब्रदर्स की बुक में आपको ये जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एक एम्प्लॉय था, हैड टेकन इन्वेंट्री, वो क्या किया, इन्वेंट्री लेके चला गया जिसकी वर्थ थी कितनी, 1 लाख रुपीज जिसकी वर्थ थी, वो इन्वेंट्री लेके वो चला गया। ठीक है, कब चला गया, ऑन द ईव ऑफ दीपावली, दीपावली की रात को वो इन्वेंट्रीज लेकर चला गया। ठीक है, एंड द सेम वॉज डिडक्टेड, और सेम क्या किया गया, उसकी सैलरी से क्या कर लिया गया, डिडक्ट कर लिया गया इन दी सब्सिक्वेंट मंथ, सब्सिक्वेंट मंथ में उसकी सैलरी से उतना डिडक्ट कर लिया गया। इसकी जर्नल एंट्रीज बतानी है आपको कि क्या होगी, क्या होगी, बताओ 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 बताओ। देखो ध्यान से समझना। ठीक है, एम्प्लॉय ने क्या किया, इन्वेंट ले लिया। ठीक है, 1 लाख के गुड्स लेके इन्वेंट्री से वो चला गया। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ उसकी सैलरी से क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो हमने क्या माना कि भाई जो तुम लेके जा रहे हो किसका पार्ट है, वो सैलरी का पार्ट है। किसका पार्ट है, वो सैलरी का पार्ट है। तो हमने क्या किया, सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया, और उसकी वजह से जितने की हमारे गुड्स कम हुए उसको हमने परचेज अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो एक चीज में बता दूं, जब ओनर बिजनेस से गुड्स लेके जाता था तो हम एंट्री क्या डालते थे, हमें कहते थे कि ओनर बिजनेस से लेके जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है सामान को या गुड्स को या किसी को, तो हम कहते थे विड्रॉल अकाउंट डेबिट, या हम कहते थे ड्रॉइंग अकाउंटिंग। मान लो ओनर ना बिजनेस से गुड्स लेके जा रहा है तो हम क्या कहते थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, जितने के वो गुड्स लेके जाता था उतने से हम परचेज को कम कर देते थे। क्या कर देते थे, कम कर देते थे। ठीक है, और एंट्री जो भी होती थी वो डाल देते थे 75,000 एम्प्लॉय। ठीक है, यही करते थे। अगर एम्प्लॉय की जगह ओनर गुड्स लेके जाता तो हम क्या करते, हम कहते कि भाई उसने ड्राइंग करी है बिजनेस से, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दो और परचेज को क्रेडिट कर दो जितने के गुड्स कम हो। बट हम कह रहे हैं कि हमने सेम को कहां से डिडक्ट कर लिया, उसकी सैलरी से डिडक्ट किया। कहां से, सैलरी से। तो हमने क्या किया, इस ड्राइंग अकाउंट की जगह लिख दिया सैलरीज अकाउंट। क्या लिख दिया, सैलरीज अकाउंट। है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम से पहले करते हैं। ठीक है, सेकंड है वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी।
आपने वेजेस पे करे इरेक्शन ऑफ मशीनरी के। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल एंट्री क्या होती है वेजेस पे करने की, तो आप कहोगे वेजेस क्या है मैडम, वेजेस हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को किया जाता है डेबिट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश आपने पे किया, ठीक है, कैश आपके पास से गया, असेट है काम हुआ तो क्रेडिट, तो आप एंट्री कर दोगे ये 18,000 रुपीज, ये नॉर्मल एंट्री होती है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे जो पे किया है, यहाँ पे हमने जो पे किया है वो क्यों पे किया है, यहाँ पे हमने जो पे किया है वो मशीनरी के लिए, मशीनरी को फिट करने के लिए पे किया। तो जब भी किसी मशीनरी पे या किसी भी तरह के फिक्स एसेट को इंस्टॉल करने के लिए, है ना, इरेक्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं ना, चलाने मतलब फर्स्ट टाइम आप यूज करो उससे पहले जो भी खर्चे किए जाते हैं ना, इंस्टॉलेशन वगैरह में खर्चे किए जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। तो पहले आप एंट्री क्या डालोगे, जब आपने पे की तो आप एंट्री डालते हो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और बाद में इस वेजेस को कहां ट्रांसफर कर देते हो, आप वेजेस को ट्रांसफर कर देते हो किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही करते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो टू वेजेस, यही करते हो, राइट, यही करते हो। पहले जब आपने वेजेस पे की, आपने एंट्री डाली वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। फिर जब ईयर एंड आता है और वेजेस के जब खर्चे होते हैं, नॉर्मल वेजेस जो आपने पे किया, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हो और वेजेस का अकाउंट क्लोज कर देते हो। सही कह रही हूं या नहीं, यही करते हो ना, यही करते हो ना, बिल्कुल यही करते हो। देखो हुआ क्या, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमने यहाँ पे जो खर्चा किया है ना, हमने यहाँ पे जो खर्चा किया है वो किस लिए किया है, हमने खर्चा किया है मशीनरी को इरेक्ट करने के लिए, मशीनरी लगाने के लिए। इसलिए हमारा ये जो खर्चा है, ये जो हमारा खर्चा है, ये क्या है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। कहाँ करते हैं, हम इसको डाल देते हैं मशीनरी अकाउंट में। कहाँ क्रेडिट कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट में। हम इसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं, मशीनरी अकाउंट। तो हम लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो ये आपकी एंट्री होगी, क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, राइट। क्योंकि हमने उसको क्या माना है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज किया जाता है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ना करके मशीनरी अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है। अगला है इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 17,000। इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी थी प्रोप्राइटर की, वो 17,000 रुपीज की थी। तो भाई जब भी कोई प्रोप्राइटर इनकम टैक्स पे करता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम ट्रीट करते हैं इट्स लाइक अ ड्रॉइंग। ये क्या है, एक ड्रॉइंग की तरह है। आपने बिजनेस से क्या लिया है, पैसा लिया है, हम ऐसा मानते हैं। तो हम एंट्री क्या डालेंगे, हम एंट्री डालेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, 17,000। सिंपल, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जब भी प्रोप्राइटर अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करे तो आप उसको एज अ ड्रॉइंग ट्रीट करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए, किससे, नवीन से। लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख, जिसकी लिस्टेड प्राइस थी 2 लाख रुपए, उसने आपको डिस्काउंट अलाउ किया 10% का ट्रेड डिस्काउंट। मतलब अगर नवीन ने आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो उसने आपको गुड्स कितने पे बेचे होंगे, अगर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो यानी 90% की प्राइस पे, यानी कि 1,80,000, राइट। उसके बाद से 5,000 का कैश डिस्काउंट भी आपको अलाउ किया फॉर अ क्विक पेमेंट। क्या किया, 5,000 का कैश डिस्काउंट भी दिया। देखो थोड़ा सा समझ लो, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बता दे रही हूँ, वैसे तो कुछ खास समझाने का था नहीं। लिस्ट प्राइस कितने की थी, लिस्ट प्राइस थी 2 लाख की, राइट, 2 लाख की थी। इसमें से आपको उसने क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया, कितने का दिया, 10% का, तो कितना हो गया 20,000, आपने माइनस किया, वैल्यू क्या आ गई 1,80,000। ये आपकी क्या है, इनवॉइस वैल्यू, राइट, ये आपकी क्या है, इनवॉइस वैल्यू। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने परचेज किए हैं गुड्स किससे, नवीन से, ठीक है।
और नवीन ने आपको 5000 का कैश डिस्काउंट अलाउ किया क्विक पेमेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, नवीन ने आपको 5000 का कैश डिस्काउंट अलाउ किया क्विक पेमेंट। इसका मतलब ये है कि आपने नवीन को पेमेंट कर दी है, आपने नवीन को पेमेंट कर दी है, तभी उसने आपको 5000 का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो पहली चीज, जब आप परचेज करके लाए होंगे बच्चों, तो एंट्री क्या डाली होगी, आपने तब एंट्री डाली होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन। लेकिन उसको ने 5000 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, इसका मतलब यह है कि नवीन को पेमेंट कर दी गई है, नवीन को पेमेंट कर दी गई है। तो क्या हो जाएगा, नवीन हमारा क्रेडिटर था, हमने पेमेंट कर दी, तो हम उसके अकाउंट को क्या करेंगे, खत्म। तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। कितने से, वो तो 1,80,000 से ही होगा। अब इसमें हमें क्या मिला है, नवीन से हमने सामान खरीदा था, नवीन ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया, तो बेसिकली हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। और डिस्काउंट रिसीव किया है यानी हमारे लिए क्या है, इनकम। इनकम है तो क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव किया है कितने का, 5000। बाकी को क्या किया है, कैश में पे कर दिया है, कितना, 1,75,000। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। राइट, अब हमारी एक लास्ट और बचा है और इसके बाद ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 डला है, वैसे नंबरिंग गलत डली है, 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनीष। मिस्टर मनीष के बुक में आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है। तो थोड़ा सा क्विक मोड पे आना और जर्नल एंट्रीज को पास करने में मेरी मदद करना, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग स्लो स्लो चले, और मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। अगर आप फटाफट चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कह रहा है आपने परचेज किए थे गुड्स फ्रॉम सोनू फॉर ₹3 लाख, जिसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था 10% का। तो इनवॉइस वैल्यू पहले तो बता दो क्या होगी। अगर मैं आपसे इनवॉइस वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, एक बहुत सीधी सी बात है, अगर ट्रेड डिस्काउंट 10% का है तो इनवॉइस वैल्यू कितनी रही होगी, 90%। सिंपल, यानी 3 लाख का 90% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2,70,000। देखो, जिसको ऐसे समझ में आता हो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आता हो तो जो मैंने वो भी ऊपर कराया है वो सीधा सीधा इस तरीके से कर लें। भैया लिस्ट प्राइस हमारी थी 3 लाख रुपए की, ठीक है, इस पे हमें मिल गया 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो हमारी वैल्यू बची 2,70,000 रुपए। वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वरना मैं बताऊं, जितना ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो, जितना भी ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो, उसको 100 में से माइनस कर दो, ठीक है, कितना आएगा, 90 आएगा। और ये जो वैल्यू आए इसको आप मल्टीप्लाई कर दो लिस्ट प्राइस से, तो आप 3 लाख का 90% निकालोगे तो कितना आएगा, 2,70,000। बहुत इजी है, ओरली हो जाएगा। राइट, आई होप सो समझ आ गया होगा। नहीं आया तो भैया स्टेप बाय स्टेप चलिए, लेकिन गलती ना करिए। तो आपने क्या किया है, परचेज किया है ना, आपने क्या किया है, परचेज किया है, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 2,70,000। राइट, अब ये कह रहा है इसमें आपने CGST और SGST कितना पे किया है, 6%। अब परचेज पे आप जो पे करते हो वो क्या कहलाता है, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनपुट CGST और इनपुट SGST। और ये आपके लिए क्या होते हैं, असेट होते हैं, क्योंकि बाद में जाके आप इनका क्रेडिट लेते हो, और ये असेट है इसलिए इनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो आप 2,70,000 का 6% निकालो, ये आएगा 16,200 और 16,200 किससे परचेज किया था, टू सोनू, सोनू से परचेज किया था। टोटल डाल दो कितना होता है, 3,24,000। राइट, चलो हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहित फॉर ₹1 लाख। मोहित को गुड्स आपने बेचे 1 लाख के, उस पे आपने चार्ज किया CGST SGST 5% से। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 40% रिसीव बाय चेक इमीडिएटली, उसमें से 40% चेक से इमीडिएटली रिसीव हो गया। तो पहले तो मैं आप ये बताओ कि 40% वैल्यू क्या होगी, 40% वैल्यू क्या होगी, ये निकालना बहुत जरूरी है। इसमें आप गलती ना करो, इसलिए मैं कहूंगी ऐसा अगर क्वेश्चन कभी आए
तो आप ना उसमें पहले एक कैलकुलेशन कर लो, उस पर आप क्या करो, उसमें आप पहले कैलकुलेशन करो। देखो कैलकुलेशन कैसे, आपका सेल प्राइस कितना था, जर्नल एंट्री तो डलेगी ही डलेगी, वैल्यू भी तो सही होनी चाहिए ना। सेल प्राइस आपका कितना था, वो था 1,00,000 रुपीज, ठीक है। इसमें प्लस करो CGST 5% से कितना होगा 5,000, इसी पे प्लस करो SGST 5% से 5,000, वैल्यू कितनी आ गई 1,10,000, राइट। अब इसका 40% आपको इमीडिएटली पे कर दिया ना, यानी कि 40% पे कर दिया, और 60% क्या है, ये पेबल है, राइट। तो इसका 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 44,000, और 60% कितना आएगा 66,000, ठीक है। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसे डालोगे भाई, सामान किसको बेचा था, मोहित को, तो मोहित आपका क्या है डेटर, मोहित अकाउंट डेबिट, ठीक है। और साथ ही कैश अकाउंट भी डेबिट करोगे, जितना पैसा आपको मिल गया। एक बात बताओ, इसको अभी लिख दो, छोड़ दो। आपको अगर सिंपली सेल की एंट्री होती है, आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं मोहित अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करते हैं मोहित का अकाउंट 1,10,000 से, ठीक है। टू क्या करते, आप कहते हैं हमने उसको सेल की है कितने की 1,00,000 की, आप कहते हैं हमारा आउटपुट CGST कितने का है 5,000 का, हमारा आउटपुट SGST कितना है 5,000 का, यही कहते हैं, ठीक है, यही एंट्री होती। लेकिन मोहित को यहाँ पे देना कितना है, क्या 1,10,000 देना, नहीं, मोहित को यहाँ पे 1,10,000 नहीं देना है, मोहित को कितना देना है, मोहित को सिर्फ 66,000 देना है। इसलिए मोहित का अकाउंट कितने से डेबिट करोगे 66,000 से, और बाकी जो आपको कैश मिल रखा है उसमें डेबिट कर दोगे, ठीक है 44,000 से, राइट। ओके ओके, चलो अगला क्या है, अगला है गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स 25,000 के पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए गए, एंड सच गुड्स वर परचेज्ड बाय पेइंग CGST एंड SGST 6% CGST और SGST पे किया था आपने परचेज के टाइम। एक बात बताओ, जब आपने परचेज की होगी तो इनपुट CGST और इनपुट SGST को डेबिट किया होगा, राइट। लेकिन अब जब आपने गुड्स विड्रॉ कर लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इनपुट को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करो, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करो, तो उसका क्रेडिट नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। तो जो 25,000 पर, इस 25,000 पे 6% के हिसाब से 1,500 का CGST बुक किया होगा और SGST बुक किया होगा, ठीक है ना, इनपुट किया होगा ना एट द टाइम ऑफ परचेज। लेकिन अब जब पर्सनल यूज के लिए आप इसको यूज करोगे तो क्या इसका आप फ्यूचर में क्रेडिट ले सकते हो, आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। क्योंकि आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। और रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स करने के लिए जो चीज हमने पहले डेबिट कर रखी है उसको क्रेडिट कर देते हैं, अगर कोई चीज पहले क्रेडिट कर रखी है तो उसको डेबिट कर देते हैं, राइट। तो अब जर्नल एंट्रीज बतानी है, हमने क्या कर रखा है, इसको विड्रॉ कर रखा है पर्सनल यूज के लिए, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल ही है, थर्ड एंट्री है ना, बहुत सिंपल है। हमने ड्राइंग कर रखी है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, परचेज को हम उतने से कम कर देंगे 25,000, साथ ही साथ हम हमारा जो इनपुट CGST था और इनपुट SGST था उसको भी कम कर देंगे, किससे 1,500, एंड 1,500 से हमारा ड्राइंग अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा 28,000 से। 25,000 परचेज प्लस इनपुट CGST एंड SGST। लास्ट मशीनरी परचेज की है मैसर ब्राइट इंडस्ट्री से 2 लाख, ठीक है। साथ में साथ आपने CGST और SGST 9% भी पे दिया हुआ है, और पे किए हैं ₹1 लाख इमीडिएटली बाय चेक एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ।
आपने मशीनरी परचेज करी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर आप मशीनरी परचेज करते हो, ठीक है, फोर्थ का बता रही हूँ, पूछ रही हूँ ना, फोर्थ का बताओ। फोर्थ, मशीनरी परचेज करते हो तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, राइट। यहाँ आपने मशीनरी परचेज करी है मैसर ब्राइट इंडस्ट्री से। देखो ये आप हो, आपने यहाँ पे मशीनरी परचेज करी है, किससे? कोई मैसर ब्राइट है वहां से करी है, ठीक है। कितने की करी है? एक मिनट, कितने की करी है? आपने 2 लाख की मशीनरी परचेज करी है, ओके। इसमें आपने 9% CGST प्लस 9% SGST दे रखा है। यानी कि अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 2 लाख मशीनरी की कॉस्ट है प्लस 9% CGST, तो 1800 आपने CGST दे रखा है प्लस 1800 आपने SGST दे रखा है। यानी मशीन की टोटल कॉस्ट है 2,36,100, ठीक है। सॉरी 18,000 ना, मैं एक ही जीरो खा गई, 18,000, 2,36,000 मशीनरी की कॉस्ट है, राइट। अब इस मशीन कॉस्ट वो ये आपने ऑन द स्पॉट हाल फिलहाल कितने रुपए पे कर दिए? आपने हाल फिलहाल 1 लाख रुपीस पे कर दिए हैं, राइट, पे कर दिए हैं। अब एक बात बताओ, आप मुझको बताओ, ये कंडीशन, ठीक है। अगर आप हाल फिलहाल मशीनरी के लिए पैसे नहीं पे करते तो आप क्या कहते? अगर आप हाल फिलहाल पैसे नहीं देते तो आप क्या कहते? आप कहते मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। इस पे आप जो GST CGST पे करके आए हो, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। तो आप कहते हैं मशीनरी में तो गए 2 लाख रुपए, ये हमारे डेबिट होते हैं क्योंकि हम इनका क्रेडिट फ्यूचर में ले सकते हैं 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। और मैंने किससे खरीदे हैं? मैंने खरीदे हैं मैसर ब्राइट से, वो मेरा क्रेडिटर है, उसको मुझे पैसे देने हैं। तो मैसर ब्राइट को आप कितने से क्रेडिट करते? उसको आप क्रेडिट करते 2,36,000 से। या क्या 2,36,000 से क्रेडिट करोगे? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप ऑलरेडी उसको कैश पे करके आ रहे हो। कितने का? 1 लाख का कैश तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया। जब 1 लाख का कैश आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो मैसर ब्राइट को कितने से क्रेडिट करोगे? 1,36,000 से। इसके साथ आपकी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई, MCQ हो गई, चीजें हो गई। 1 घंटे में हमने सारी चीजें कर ली। जर्नल एंट्रीज को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं लेजर के साथ। आज की क्लास में इतना ही। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट